अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले और उसके साथ ही हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो मामला जो पिछले कई दिनों से फंसा हुआ था, बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफ़ा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है। और वही मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का। आप जानते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि जो पिछला हफ्ता पूरा गुजरा था उसके अंदर एक्सपेक्टेड था कि शायद ईरान जो है वो आएगा। अमेरिका तो तैयार था। जेडी वैंस जो अमेरिकी नायब सदर हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि वो आने के लिए तैयार हैं और हफ्ते के आगाज़ में ही जो है वो सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन उसके बाद ईरान की जानिब से कोई कन्फर्मेशन जो है वो नहीं दी गई थी। मामला, उसका जो बैकग्राउंड था वो सारा यही था कि ईरान की जानिब से कहा गया था कि जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका की जानिब से, जो नाकाबंदी की गई है, उसे सबसे पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि ईरान उसे एक्ट ऑफ वॉर, एक जंग का इकदाम ही समझता है, एक जारहाना इकदाम समझता है, जिसकी वजह से ईरान जो है उसने कहा कि जी हम यहाँ पे नहीं आएंगे। और जिसकी वजह से मुज़ाकरा जो है वो तातुल का शिकार हो गए थे। उसके बाद जो उसके इफेक्ट्स होना शुरू हुए, जो हीट थी इस जंग की वो मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। जहाज़ों के ऊपर कब्जे स्टार्ट हो गए थे। हमने आपको वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर ईरान की जानिब से भी जो है वो एक वेसल के ऊपर कब्जा कर लिया गया अपने कमांडोज को भेज के। और उसी तरह अमेरिका की जानिब से जो ब्लॉकेट किया गया था उसमें ईरान के जो जहाज़ थे उनके ऊपर, वो ख़ास तौर पर वो जहाज़ जो ऑयल लेके जा रहे थे या ऑयल लेकर आ रहे थे, उन सब के ऊपर जो है वो, या ड्रॉप करके आ रहे थे, उन सब के ऊपर जो है वो कब्ज़ों का सिलसिला या उन्हें रोकने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो है वो भरपूर कोशिशें की जाती रहीं। इस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, इन सब की जानिब से जो है वो टेलीफोन कॉल्स का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया और यही कोशिश की गई कि जो डी ट्रैक हुआ हुआ मामला है उसे वापस लाया जाए। अब से कुछ देर पहले ये खबर जो है हमें हुकूमती सोर्सेज ने अब कन्फर्म की है कि आज रात अब्बास इराक़ची, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो पाकिस्तान लैंड करने जा रहे हैं। अब इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे सोर्सेज जो कम से कम मुझे बता रहे हैं वो ये है कि अभी भी इतना एक्साइटमेंट इसके अंदर होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये मत समझिए कि अगर अब अब्बास इराक़ची जो है वो अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे लैंड करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेक थ्रू हो गया कोई। अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अभी भी उम्मीदें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए कि जनाब इधर अब्बास इराक़ची आए और उधर अमेरिका की जानिब से जो कोई आएगा और उसके बाद जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हमें इस चीज़ का इंतज़ार ये है कि अगर अब्बास इराक़ची वहाँ से आ रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से कौन आएगा। क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर ये मैंने बात आपके साथ शेयर की हुई है कि एक सतह के मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो अब्बास इराक़ची यानी कि ईरान की जानिब से जो है इस सिलसिले में कोई ग्रीन सिग्नल आया है तो डेफिनेटली ये डिमांड भी टेबल के ऊपर रखी गई होगी कि जनाब अगर अब्बास इराक़ची आएंगे तो अमेरिका से फ़लाँ बंदा आएगा, उससे लोअर लेवल का बंदा नहीं आ सकता। अब क्या इनसे मिलने के लिए जेडी वैंस ही आएंगे, यानी कि अमेरिकी नायब सदर ही आएंगे, या वहाँ से वो कहेंगे जनाब ठीक है हम लोग विटकॉफ को भेज देते हैं या कुशनर को भेज देते हैं। मेरे ख्याल में इससे मामला शायद ना चले और शायद ईरानी जो है वो इसके ऊपर बज़िद रहें कि हमारा लेवल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अभी भी मेरे पास जो कम से कम मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि चीज़ें अभी भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ नहीं है। अभी भी बहुत सा मरहला जो है वो पार होना अभी बाकी है। वो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको एक्चुअली कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन एज आई स्पीक राइट नाउ तो मार्केट्स जो हैं उन्होंने जनाब इसको ये अगर आप ये चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि ऑयल ने यूं करके जो है एकदम स्लाइड ली है। और ये जो स्लाइड आई है जिसको आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इट इज़ कंटिन्यूइंग राइट नाउ। जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। ऑयल जो है वो तेल की आलमी कीमतें जो है वो $107 तक चली गई थी, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ। लेकिन उसके बाद जैसी ये खबर सामने आई है तेल जो है वो मज़ीद सस्ता होना शुरू हो गया है और इस वक्त $103 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। मुझे नहीं पता, जब तक आप वीडियो देखेंगे हो सकता है ये इससे भी नीचे जो है वो जा चुका हो। और इसी तरह जहाँ पे तेल की प्राइस है वहीं पे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो खुली हुई थी जब ये एक्चुअली खबर आई। उसका हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो है जुम्मे को जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन होता है वो चल रहा था। तो उसके अंदर हमने देखा कि तकरीबन एक मौके के ऊपर जो है
वो 2000 पॉइंट्स तक का उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इस वक्त जब एज आई स्पीक राइट नाउ तकरीबन कोई 1498 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स का जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल आखिरी वक्त में जब ये मार्केट क्लोज होने लगी थी तो उस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखा गया, बल्कि वरना मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्लैट चल रही थी। अब हमारे सोर्सेज जो खबर बता रहे हैं वो ये है कि जनाब मिसाल के तौर पे अभी भी जो पेंडिंग इश्यूज हैं, सबसे पहले तो आपने हुर्मुज़ जो है उसे किस तरह ऑपरेट किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि ईरान इस बात के ऊपर बज़िद है। मैं आपको जो हर्डल्स हैं या स्पीड ब्रेकर्स हैं या चोकिंग पॉइंट्स हैं इस सारे मुज़ाकराती अमल में मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जो जिसके ऊपर एक्चुअली ये मुज़ाकरात जो है वो मुश्किलात में फंसेंगे। ये मैं आपको अभी से मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कल को ये ना हो कि आप ये इस नतीजे पे पहुँच जाए कि जनाब ये तो आ गए थे तो फिर आपस में मामला क्यों नहीं तय हुए। सो मुश्किलात किधर हैं? मुश्किलात जनाब इस मामले के अंदर है कि एक तो आपने हुर्मुज़ को ऑपरेट किस तरह किया जाएगा। ईरान इस बात के ऊपर बज़िद है कि जनाब हम जो है इसके ऊपर टोल लगाएंगे, जिस तरह एक टोल प्लाजा होता है मोटरवे के ऊपर, इसी तरह हम इसके ऊपर टोल लगाएंगे। जो जहाज़ यहाँ से जाएगा जिस तरह जाएगा उसका रेट हम तय करेंगे कि कौन कितने पैसे देगा। साथ ही साथ ये खबर भी ईरान के हवाले से आई कि जनाब ईरान ने एक्चुअली इस बात को अनाउंस किया, इसको एक न्यूज़ एजेंसी ने जो है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने इसको रिपोर्ट भी किया कि ईरान ने बाकायदा तौर पे कहा कि जी चंद जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हम टोल नहीं लेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं लेंगे। और रूस का नाम ये सामने आया कि जनाब उनसे, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनसे टोल नहीं लेंगे। और हो सकता है कि किसी से कम लें और किसी से ज़्यादा लें, और हो सकता है कि किसी से टोल के ऊपर भी बात ना बने कि हम शायद ना जाने दें। ईरान की पोजीशन इस मामले के ऊपर ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो ममालिक जो आपने हुर्मुज़ से आगे यानी कि सऊदी अरब वगैरह और ये ओमान वगैरह और ये दीगर ममालिक वहाँ पे जो लगते हैं उनका या कुवैत लगता है, उनका ये कहना है कि जनाब इस मामले के अंदर जो है वो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। बेसिकली वो वही पोजीशन चाहते हैं जो ये जंग शुरू होने से पहले थी कि जनाब बिला रोक टोक जो है वो यहाँ पे आमदोरफ्त जो होनी चाहिए। सो एक पॉइंट जो है वो ये। दूसरा पॉइंट जो एक फंसेगा इन टॉक्स के अंदर जो मुझे इतलात हैं वो ये है कि जनाब यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम जो है उसका क्या करना है। ईरान को ये ऑप्शन दी गई हुई है कि जनाब आप इसको बिल्कुल विकेट करें और इसको किसी और मुल्क की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करें, आपके पास ज़ीरो यूरेनियम जो है वो होगा। डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस मामले के ऊपर ये है। क्या ईरान इसके ऊपर मानेगा या नहीं मानेगा, या वो एक सर्टन परसेंटेज रखने के लिए तैयार है? क्योंकि बाराक ओबामा के दौर में जब ईरान का और अमेरिका का आपस में मुआहदा हुआ था तो एक सर्टन परसेंटेज तक जो है वो रखने की इजाज़त दी गई थी ईरान को। ईरान ये कहता है कि जब एक मायदा हमारे आपके साथ हुआ था, आप उससे अब डिविडेट किस तरह कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके यहाँ पे हुकूमतें बदले, पहले बाराक ओबामा था अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा मुआहदे रियासतों के दरमियान होते हैं। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि कल को कोई और सदर आ जाए, आज आप एक डील करें कल को कुछ और हो जाए। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि जनाब हम हर सूरत आपके साथ डील सिर्फ उसी सूरत करेंगे अगर आप अपने आप को ज़ीरो के ऊपर लेकर आएंगे, और अगर इसको शिफ्ट करना होता है तो फिर किस जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। एक मामला जो है वो ये है जो फंसा हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा एक इशू है जो ईरान का एक्चुअली इशू है वो ये है कि हमारे मुख्तलिफ जो पैसे फ्रीज़ किए गए हैं, हमारे अकाउंट्स जो फ्रीज़ किए गए हैं और हमारा जो ज़र मुबादला मुख्तलिफ बैंकों के अंदर, इंटरनेशनल बैंकों के अंदर फंसा हुआ है, उसे रिलीज़ किया जाए। और वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन हुई, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्लोज ग्रुप डिस्कशन, तो इसलिए अमाउंट्स के बारे में अब ये नहीं पता कि उसको कितनी लेवरेज देने के लिए वो तैयार हैं और वो ईरान जो है उसकी क्या डिमांड है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये तकरीबन वैल्यू जो है वो $100 अरब के आसपास बनती है, और कुछ का ये कहना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो $30 से $40 अरब बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कोई क्लियर कट इसके ऊपर बात नहीं है। लेकिन एक ये मुद्दा भी है जो बेसिकली बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में, अगर अब जाहिर बात है ये तो वो पॉइंट्स है जो चोकिंग पॉइंट्स जो बीच में आते हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर अगर हम एक पॉजिटिविटी निकालें तो वो ये है कि पिछले चंद दिनों के अंदर, मैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान को लेके एक सेंटिमेंट जो है वो डेवलप कर दिया गया था कि जनाब पाकिस्तान तो फेल हो ही गया, पाकिस्तान तो कर नहीं सका। पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है ऑलरेडी जो करना था। पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा होमवर्क नहीं है, जिस तरह बच्चों को एक होमवर्क दिया जाता है ना कि बेटा अब आपने ये भी करना है। पाकिस्तान के पास ये कोई होमवर्क नहीं था। पाकिस्तान ने अपना होमवर्क, अपना टेस्ट, अपना एग्जाम पास कर लिया हुआ, और दोबारा इस मामले के अंदर दूसरे राउंड के अंदर भी दोबारा वही बात है कि अगर ये मुज़ाकरात अब दूसरा दौर जो है शुरू होने लगा है, इट इज़ नो अदर सिटी, इट इज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, दोबारा उसी का चुनाव किया गया है कि वहीं पे जो है ये दोनों साइड्स आके बैठेंगी और इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी ये बताई थी बात कि एक पॉइंट तो ये है कि इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से एक तो कम्युनिकेशन के चैनल्स खुले हुए हैं, वो बंद नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन का चैनल ही कट जाए
यानी कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, हम आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। जिस तरह आपको याद है एक मुल्क के हमारे साबका वज़ीर आज़म ये कहते थे कि वो तुम्हारे मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते, अमरीकी जो है मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। तो कम्युनिकेशन चैनल ईरान और अमेरिका के साथ जो है वो खुला रहा है इस सारे मामले के अंदर, पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस सारे मामले के अंदर ये था कि पाकिस्तान ने अपनी मीडिएशन बंद नहीं की। वरना ये भी हो सकता है ना कि आप अगर बीच में एक मीडिएटर को, एक सालिस को बिठाते हैं तो सालिस भी कहता है अच्छा यार भाड़ में जाओ, नहीं करना तो ना सही, मैं इस अमल से बाहर हूँ। और ये नहीं हुआ कि किसी और मुल्क को ये कह दिया गया अच्छा भाईजान आप तो पाकिस्तान से नहीं हो सका, चलो किसी और मुल्क की तरफ जो है वो चलते हैं। पाकिस्तान केप्ट ऑन पुशिंग दिस। पाकिस्तान ने अपना वो असर रसूख, अपना किरदार इस सारे मामले के अंदर बरकरार रखा। और इसीलिए अब ये खबर आई है कि जनाब अब्बास इराक़ची जो है वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हुए जो है वो उनकी आमद मुतवक्के है पाकिस्तान के अंदर। एक पॉइंट ये। तीसरी बात ये है कि हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एडवांस टीम है, अमेरिकन की एडवांस टीम है, वो वैसे ही बरकरार है अभी भी पाकिस्तान के अंदर। और ये जो पहले मुज़ाकरात होने थे उससे पहले C-130 जहाज़ों के ज़रिए जो सामान वगैरह भिजवाया गया था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए एडवांस टीम भिजवाई गई थी, वो पाकिस्तान में बदस्तूर बैठी रही, वो नहीं गए। अमेरिकन जर्नलिस्ट जो अमेरिका से ऑलरेडी कवर करने के लिए पाकिस्तान में आए हुए थे, जिनमें से एक वो खातून भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन पे भी राब्ते में रहती हैं, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि मुझे वाइट हाउस की तरफ से जो है वो यही सिग्नल आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि बैठे रहना वहीं पे, जाना मत यहाँ से। ये एक और सिग्नल था कि इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। और चौथी, ऑब्वियसली इसके लिए पाकिस्तानियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पिछले कई दिनों से। और बार बार इसका अपोजिशन के कई लोगों से मैं देख रहा था, वाबस्ता कारकुनों की जानिब से, लोगों की जानिब से, वो ये थी कि जनाब उधर आपने हुरमुज़ बंद किया हुआ है, उधर यहाँ पे इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोगों की रोज़मर्रा की कम्यूटिंग जो है, जो एक दफ्तर जाना, स्कूल जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब कुछ बंद, शॉपिंग वगैरह के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट्स भी आई कि जनाब पेट्रोल पंप्स के ऊपर शायद पेट्रोल जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है उसके मतलब रसद के ज़राए जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पिछले कई दिनों से दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अफेक्टेड थी, लेकिन ये बरकरार रही। और ये एक बहुत बड़ा साइन था कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली इसको, नेगेटिव तो पॉइंट तो है इसमें से, लेकिन इसमें से पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पुरुमीद रहा है इन तमाम दिनों के अंदर भी कि नहीं, अभी इन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, इसको ख़त्म नहीं करना, इसको बरकरार रखना है। और वो उसका नतीजा जो है वो अब ये है कि पाकिस्तान की जो मसालती टीम है उसकी कोशिशों की वजह से अल्टीमेटली नाउ वी कैन सी अ ब्रेक थ्रू हैपनिंग अगेन। सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो पड़ोसी हैं वहाँ पे मतलब इस वक्त क्या आग लगी हुई होगी, अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि पहला राउंड उसके बाद जब ख़त्म हुआ उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर धरने की कोशिश की, देखें जनाब पाकिस्तान को तो कुछ भी मिला, पाकिस्तान तो ये नहीं कर सका। अब दूसरा राउंड भी शुरू होने लगा और वो भी पाकिस्तान के अंदर ही होना है। बट मैं दोबारा कॉशन के साथ ही बात कर रहा हूँ, रास्ता बहुत बम्पी है, रास्ते में बहुत रोड़े हैं, रास्ता मुश्किल है आगे, ये चीज़ें इतने आराम से भी नहीं होंगी, ये मैं आपको अभी से मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इंडिया के हवाले से एक और खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक फुटेज जो है वो सामने आई है इंडिया के हवाले से, जिसके बाद जो है एक बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक डिबेट चल रही है। हुआ ये कि इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो जर्मनी में एक आबदोज में सवार होते हुए जो है वो मुश्किलात में फंस गए, मुश्किलात में नहीं फंस गए, आबदोज में फंस गए एक्चुअली। और उस फुटेज के ऊपर जो है वो इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐते हाल है ताड़े वज़ीर दिफा था कि उससे आबदोज के अंदर घुसा नहीं जा रहा। ये वाक़या जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान एक्चुअली पेश आया, जहां भारतीय वज़ीर दिफा को दिफाई ताउन के मुजाहरे के हिस्से के तौर पर एक जर्मन आबदोज दिखाई जा रही थी। ऑनलाइन गर्दिश करने वाली फुटेज में उन्हें आबदोज के तंग दाखिली सीढ़ी से अंदर जाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। तो वीडियो में सिंह को तवाज़ुन खोते हुए देखा जा सकता है जब उनका पाँव सीढ़ी पर रखते हुए फिसल जाता है, जबकि दूसरा पाँव ऊपरी डेक पर अटका रह जाता है। इस गैर आरामदेह लम्हे में वो कुछ देर के लिए गैर मुस्तहकम हालत में रहते हैं, जिसके बाद जर्मनी बहरी एहलकार फौरी तौर पर मुदाखलत करते हैं, उन्हें बचाते हैं और डेग ना जाएंगे तेरी मेहरबानी फाड़ ले। तो उसके बाद उसको जो है वो वज़ीर दिफा को संभाला जाता है। अब उसके ऊपर तरह तरह की मीम्स बन रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी मीम बनाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की ये वीडियो फुटेज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो उन्होंने शेयर किए। ताड़े वज़ीर दिफा का हाल वेखो तो साढ़े वज़ीर दिफा का हाल वेखो, साढ़े वाला जड़ा है वो सियालकोट के पुलों तो बह के नहर छलांग मारता है
उन्होंने ये एक कंपैरिजन वीडियो जो है उसकी बनाना शुरू की। और ख्वाजा आसिफ साहब की कोई एक दफ़ा नहीं, माजी में बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं कि वो सियालकोट की नहर के अंदर जाके जो है ना डुबकियाँ लगाते हैं वहाँ पे, और कोई बेधड़का उनको कोई परेशानी नहीं होती, धड़म नौजवानों की तरह जो है वो छलांग मारते हैं। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैं वैसे आपको बता दूँ, लंबी लंबी वॉक्स के बड़े वो शौकीन है, अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं वो, और माशाल्लाह इस उम्र के अंदर भी जो है ही ट्राइज टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो उनकी फुटेज जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बार बार जो है वो शेयर हो रही है। इसके अलावा जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ एक ख़त जमा कराया है। ख़त में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और भारत की कार्रवाई इलाके अमन के लिए ख़तरा है। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत की अपील कर दी है। कहा है कि भारत से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि ख़त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जमा कराया गया है, जिसमें मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा भी किया गया है। अशोक स्वैन इंडियन प्रोफेसर, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ गॉन टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी इशू विद इंडिया। इज एनी वीटो कैरिंग कंट्री गोइंग टू साइड विद इंडिया? नेवर इन हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन सो लोनली इन द वर्ल्ड एज इट इज़ नाउ। कि जनाब इंडिया का ये हाल है कि आज तक इतना अकेला वो नहीं रहा जो आजकल इनकी सूरत हाल जो है वो चल रही है। इसके अलावा जनाब खैबर से एक खबर है। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 ख्वारिज जो है वो हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज मारे गए। ISPR का कहना है कि गिरफ्तारी के खौफ और बुजदली के बायस ख्वारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक 10 साला मासूम बच्चा जो है वो शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे और उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने UAE की जानिब से फराहम करदा तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक ताज़ा तरीन अदायगी के तौर पर $1 अरब गुज़िश्ता रोज़ मुंतकिल किए गए, जिसके बाद मजमूई बकाया रकम जो है वो मुकम्मल अदा हो चुकी है। वाज़ेह है इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब की रकम जो है वो वापस की थी और मजबूरी तौर पर $3.45 अरब की अदायगियाँ जो हैं वो अब मुकम्मल कर ली गई। तो पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया हुआ था, डिपॉजिट्स लिए हुए थे UAE से, वो अब उसे वापस कर दिए हैं। इसके साथ साथ वफाकी इदारा शुमारियात ने जनाब महंगाई से मुतालिक अपनी हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो शाया की है और उनके मुताबिक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह जो है वो 13.98% के ऊपर पहुँच गई है। एकदम जो है वो प्राइस के अंदर हमने आपको बताया था कि जैसी जंग स्टार्ट हुई थी और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई थी। बाय द वे ऑयल प्राइसेस इस वक्त मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो तेल की कीमतें जो हैं वो इस वक्त $104 के आसपास जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रही हैं। जी हाँ, $104 के आसपास। तो इसकी वजह से महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 14% के ऊपर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है और एक हफ्ते में जो है वो 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जनाब नेपरा के ज़राए के मुताबिक ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए किसी किस्म के लाइसेंस की अब ज़रूरत नहीं है और क्योंकि ऐसे सार्फिन नेशनल ग्रिड से मुंसलिक ही नहीं होते तो अब उनके लिए जो है वो किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि ऑफ ग्रिड सार्फ ना तो नेट मीटरिंग और ना ही नेट बिलिंग कैटेगरी में आता है, इसलिए उस पर मौजूदा रेगुलेटरी लाइसेंस का इतलाक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए पहले भी कोई लाइसेंस लाजमी नहीं था और ना ही इस हवाले से कोई नई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। बेसिकली जो लोग सोलर लगाया हुआ है उनको तो पता होगा, एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो है बेसिकली नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो आपने अपने घर पे सिस्टम लगाया हुआ है, बिजली बनेगी, अब बिजली आप इस्तेमाल करेंगे, बिजली आप वापडा को देंगे नहीं, उनको नहीं जाएगी, नेपरा को नहीं जाएगी बिजली, आप अपने कंज्यूम कर लें, आप अपने पास बैटरी बैंक के अंदर सेव कर लें, तो उसके लिए ये बात की जा रही है कि उसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये खबर जो है उड़ती उड़ाती आई थी कि शायद उन लोगों को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा जिनके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम का तो समझ आती है क्योंकि जाहिर बात है आप नेपरा या वापडा के साथ बिजली की जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप उनको बिजली दे भी रहे हैं, उनसे बिजली ले भी रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजली ले ही नहीं रहे तो फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई लाइसेंस जो है वो ले। तो ये एक किस्म के वो जो र्यूमर फैले हुए थे उसको नेपरा की जानिब से जो है वो क्लियर किया गया है। ज़राए के मुताबिक पहले 25 किलोवाट से ज़्यादा लोड वाले सोलर सार्फिन को नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ता था, अब 25 किलोवाट और इससे कम लोड का लाइसेंस भी नेपरा जारी करेगा। पहले 25 किलोवाट या इससे कम लोड वाले सार्फिन को मुतल्लिका डिस्को से मंजूरी दी जाती थी और इस पर कोई फीस लागू नहीं होती थी। अब नए फ्रेमवर्क के तहत
25 किलोवाट और इससे कम लोड के लिए भी लाइसेंस जारी करने का तरीकाकार ज़ेर गौर आया है, जिसमें फी किलोवाट 1000 रुपये फीस तजवीज़ की गई है। ताहम ऑफ ग्रिड सार्फिन इस निज़ाम से मुतासर नहीं होंगे। वैसे बाय द वे पहले भी नेपरा से जो है वो आपने इवन 25 किलोवाट से कम का भी अगर लेना होता तो नेपरा से लाइसेंस लिया जाता था। मैंने 2018 17 18 के अंदर मैंने जब अपने घर पे सोलर लगाया था तो मेरा जो लाइसेंस आया था वो नेपरा से आया था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर तब्दीली कर दी गई थी और 25 किलोवाट से नीचे के लिए जो सिस्टम्स थे उनको नेपरा से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब दोबारा जो है वही सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया गया कि अब उन लोगों को भी जो है वो नेपरा से ही ये लेना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी में 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया गया है। पार्टी इलामिया के मुताबिक सेनेटर नूरुल हक कादरी और कायम मकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हसन रजा को सियासी कमेटी में अब बाकायदा शामिल कर लिया गया है और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।